उन्होंने क्वेश्चंस किए है ना, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। देखो सारे सबकी वजह से पोटेंशियल के फॉर्मूला में लिखता हूँ। तो सबसे पहले तो अपन ने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इधर लिखता है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, और फिर उसकी वजह से करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो पहला क्या है, पॉइंट चार्ज, तो उसकी वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, के क्यू बाई आर। दूसरा, मान लो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, मैनी पॉइंट चार्ज, तो क्या हो जाएगा, के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू प्लस के क्यू थ्री बाई आर थ्री एन। तीसरा, रिंग ऑफ रेडियस आर चार्ज, तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स। कहाँ पे है ये, पोटेंशियल एट एक्सिस। एक्स क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग। फिर चौथा होता है ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर के दो फॉर्मूले होते हैं, पोटेंशियल एट आर लेस देन कैपिटल आर तो होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, पोटेंशियल एट आर ग्रेटर देन आर होता है के क्यू बाई, ठीक है। फिर उसके बाद अगले में हमारे पास आता है क्या, सॉलिड। सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एट आर लेस देन कैपिटल आर कितना होता है, के क्यू बाई टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर, एंड पोटेंशियल एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर कितना होता है, के क्यू बाई स्मॉल, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से। और फिर उसके बाद हमारे पास होता है इनफाइनाइटली लार्ज वायर, तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं अपन, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2k लैम्डा ln ऑफ R1 बाई R। या उस दिन मैंने फॉर्मूला ऐसा बताया था, दोनों एक ही बात है, V1 माइनस V2 इक्वल टू 2k लैम्डा ln ऑफ R2 बाई, और फिर इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट, तो V1 माइनस V2 को क्या लिखते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x2 माइनस x1, वेर ये x2 और x1 क्या है,
perpendicular distances of these points from the, तो ये एक चीज और छूट गई बीच में, क्या? डिस्क। डिस्क की वजह से क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ r² + x² माइनस, ये अलग अलग सिस्टम्स की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले, जहां पर पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं वहां पर हमने क्या डिफाइन किया है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये फॉर्मूले तो डायरेक्टली याद रखने हैं। इन फॉर्मूलों का फायदा क्या क्या है? इन फॉर्मूलों से आप इन सोर्सेस के साथ में अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। उस पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकाल सकते हो। उस पॉइंट चार्ज को अगर छोड़ दिया तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वर्क होगा जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो निकाल सकते हो। उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजेस आएंगे, इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखते हैं हम। ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक ऐसा सिस्टम है विच कंसिस्ट ऑफ मेनी पॉइंट चार्जेस, और ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे अपन? तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं किसकी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। दो पॉइंट चार्जेस हैं, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाए? जैसे एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तो अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें इसका? तो देखो कैसे लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखने के लिए, आप इसको Q इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक चार्ज को टेस्ट चार्ज मान सकते हैं, दूसरे चार्ज को सोर्स मान करके उसकी वजह से पोटेंशियल लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि Q2 को मैंने टेस्ट चार्ज मान लिया, तो Q2 का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, अब Q2 किसके फील्ड में है? Q1 के फील्ड में है, तो Q1 की वजह से जहां पे Q2 रखा हुआ है उस पॉइंट का पोटेंशियल, तो वो आ जाएगा KQ1 बाई स्मॉल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आ गई? KQ1 Q2 बाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इतनी आ जाएगी KQ1 Q2 बाई स्मॉल। सर हमने वो चार्ज किसको माना? किसी को भी मान सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक आइदर Q2 एज टेस्ट चार्ज एंड
write potential due to Q1, or you could have also done like that. You could have taken Q1 as test charge and you could have multiplied by potential of Q2. तो आप ऐसा मतलब यहाँ पे मैंने जो किया है वो क्या किया है, Q2 को टेस्ट चार्ज मान लिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया Q1 की वजह से जो Q2 जहां पे है उस पॉइंट के पोटेंशियल्स। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते थे, एक्सप्रेशन देख सकते हो यही आएगा, के Q1 Q2 बाई आर ही आएगा, है ना। ये जो के Q1 Q2 बाई आर है ना, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ये अकेले Q1 या अकेले Q2 की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे समझते हैं, potential energy at position R is what? Negative of work done by electric field in moving the system from reference position। तो यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन क्या है, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से आर लाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क का नेगेटिव है वही आर पोजीशन पर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो हम कैसे ला रहे हैं, मान लो इन दोनों को एक साथ पकड़ के ला रहा हूं, एक साथ पकड़ के ला रहा हूं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसी समय पर x थी। कितनी थी इनके बीच की डिस्टेंस बेटे, x, है ना। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है Q1 पर बाहर की तरफ, है ना। कितना लगा रहा है, K Q1 Q2 बाई x, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लो dx1, तो K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर को लिख दो dx1। Q2 पर फोर्स लग रहा है K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लो कितना, dx। तो ये टोटल वर्क इतना हुआ, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंफिनिटी से r तक और एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के r पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी आ पाएगी बच्चों। तो क्या हो जाएगा, माइनस के Q1 Q2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर भी जब हम गए तो 1/x² कॉमन ले लिया, dx1 प्लस dx2 ऐसा लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन करना है इंफिनिटी से r तक। अब जितना dx1 प्लस dx2 दोनों को ऐड कर देंगे तो dx मिल जाएगा ना, x में चेंज। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक लगा दें, इंफिनिटी से r तक इंटीग्रेशन की लिमिट। dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x, और इसको इंफिनिटी से r तक इंटीग्रेट कर, ये माइनस साइन बाहर है तो ये k Q1 Q2 बन जाएगा, लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या वैल्यू आ गई है, k Q1 Q2 बाई r आ गई कि नहीं आ गई बच्चों। यस ठीक है, सर। तो ये दोनों पे मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना वर्क आता है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये बात समझ में आती है। यस सर। अब देखो इस वाले फॉर्मूले, ये पिछला पेज नोट करना है, हाँ क्या सर। कर लिया,
Done, sir. Done, sir. सर कुछ चैट बॉक्स में कुछ लोगों के डाउट पड़े हुए हैं। एक बच्चा पूछता है कि सर सेमी सर्कल की वजह से पोटेंशियल नहीं लिखा क्या? बेटे सेमी सर्कल की वजह से पोटेंशियल लिखना बड़ा आसान है। के क्यू बाई कैपिटल आर ही हो जाएगा। वॉट एवर द चार्ज ऑफ दैट सेमी सर्कल इज, व्हाट यू कैन डू इज के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि हर चार्ज की, हर पार्ट की, हर डी क्यू चार्ज की जो कि सरकमफेरेंस पे लोकेटेड है, उसकी सेंटर से डिस्टेंस तो कैपिटल आर ही है। तो के डी क्यू वन बाई कैपिटल आर प्लस के डी क्यू टू बाई कैपिटल आर प्लस के डी क्यू थ्री बाई कैपिटल आर, के बाई आर कॉमन आ जाएगा, डी क्यू वन प्लस डी क्यू टू प्लस डी क्यू थ्री विल बिकम टोटल चार्ज। तो क्या आंसर आ जाएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना। इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हाँ अपन ने सामने आ भी जाती है सिचुएशन तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला डाउट क्या है सर? अभी जो हमने लिखा था पोटेंशियल बाई पॉइंट चार्ज, और वो और ये अलग अलग है क्या? देखो बेटे, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे समझ सकते हो कि पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है स्पेस में, है ना। लेट्स से देयर इज जस्ट अ पॉइंट चार्ज एंड देयर इज नथिंग एल्स, उसके अलावा वहां पर और कुछ भी नहीं, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो हम तब भी हम क्या है, यहाँ से आर डिस्टेंस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसका पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई स्मॉल आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब अगर 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 मैं किसी एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से पी तक लाऊं, अगर लाऊं, तो मुझे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क का नेगेटिव कितना आ जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। या यूं कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स के वर्क कितना आ जाएगा अगर स्लोली लाऊंगा, तो के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है। अब भले ही यहाँ पे चार्ज है नहीं है, लाए नहीं लाए, लेकिन तब भी पोटेंशियल को तो के क्यू बाई आर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल के क्यू बाई आर। मतलब इसने क्या किया, जैसे अपन बोलते हैं ना, इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, तो पोटेंशियल है, अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छी रैंक ला सकता है, इसका अच्छा पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या है? ला सकता है, उसमें कंडीशन है, यदि मेहनत करेगा तो आ जाएगी। ठीक है, यदि करेगा, ये होता है पोटेंशियल। तो उसी तरह से पी पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब क्या है, यदि इफ किसी एक कूलम चार्ज को मैं लाऊंगा तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। अभी भले ही लाया कि नहीं लाया, पोटेंशियल तो है ना भाई। वो बच्चा मेहनत ना भी करे, उस कुछ ना भी हो, तब भी क्या कहेंगे, पोटेंशियल तो है भाई। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, जब हम क्यू चार्ज को ले आए वाकई में वहां पर, तो फिर हम लिखते हैं कि हाँ अब इतना वर्क तो, अब तो ले ही आए वो चार्ज को, तो अब तो आपको वर्क करना पड़ा ही होगा निश्चित तौर। तो फिर जो अपन क्वांटिटी लिखते हैं उस वर्क को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात बेटे? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल तो क्या है, संभावना वाली चीज है। हाँ इसने, हाँ इस कैपिटल क्यू चार्ज ने अपना काम कर रखा है, उसने पी पॉइंट में इतना पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है कि वहां पे लाओगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा। अब लाते हो नहीं लाते हो तुम्हारी मर्जी। ओके सर, ये डेरिवेशन में dx1 और dx2 वाला स्टेप रिपीट कर दो ना प्लीज। देखो हमने क्या माना, dx1 क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ q1 चार्ज, dx2 क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ q2 चार्ज, है ना। जैसे इसको मान लिया dx1 और इसको मान लिया dx2, ठीक है। फोर्स तो दोनों पर k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर ही लग रहा है, इस पे भी लग रहा है k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर, और इस पे भी लग रहा है k q1 q2 बाई, ठीक है। तो dx1 प्लस dx2, ये dx लिख सकते हैं,
हाँ बेटे, कौन पूछ रहा था ये dx1 और dx2 वाला स्टेप, वो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने लिखा हुआ है कि इन्फिनिटी से x मूव करवा रहे हैं, तो इनको तो पास ला रहे हैं, तो dx1 dx2 उल्ट अपोजिट दिशा में बनाने चाहिए थे आप, है ना? तो उसकी चिंता मत करो, वो तो लिमिट में इन्फिनिटी से r रखूंगा ना, तो अपने आप इंटीग्रेशन होते समय वो लिमिट इसमें अकाउंट में आ जाएगी। अभी तो आप उसको जो जनरल होता है ना, जनरली तो अपन इंक्रीजिंग डायरेक्शन में dx लिखते हैं ना, x कितना बड़ा उसके हिसाब से dx लिखते हैं, तो आप जनरल वैल्यू लिख दो जब लिमिट, क्योंकि अपने आप इन्फिनिटी से r डिक्रीजिंग वाली पुट कर रहे हो, तो अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। समझ में आई बात? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, तो ये जो क्वांटिटी अपने पास आ गई है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये क्या आ गई है बेटे? ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेपरेशन आर। इस फॉर्मूले में Q1 and Q2 must be substituted with signs. Q1 और Q2 को किसके साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? साइंस के साथ ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। Q1 and Q2 must be substituted with signs. तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव वालों की भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव वालों की पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव आएगी, है ना? पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? जीरो से ज्यादा। जीरो कहाँ पे थी? इन्फिनिटी पर। यानी दो पॉजिटिव चार्ज जब किसी आर फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर जब वो थे उसकी तुलना में ज्यादा हो, है ना? तो इन्फिनिटी से दो पॉजिटिव चार्जेस को पास लाके रखने में एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो पास आ पाए। और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि इन्फिनिटी मतलब जीरो से कम, नेगेटिव मतलब जीरो से कम। जीरो कहाँ पे? इन्फिनिटी पर। तो यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उनकी पोटेंशियल एनर्जी आर फाइनाइट डिस्टेंस पर जो है वो, जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे थी उससे भी कम, जो इन्फिनिटी पे थी उससे भी कम है उनकी पोटेंशियल एनर्जी, जो इन्फिनिटी पे थी उससे भी कम। इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, अभी कम हो गई आर डिस्टेंस पर, तो उनको तो आप छोड़ दोगे तो अपने अट्रैक्ट होते हुए अपने आप ही आ जाएंगे। या अगर जीरो काइनेटिक एनर्जी से लाना है, अगर उनको जीरो काइनेटिक एनर्जी से लाना है तो नेगेटिव वर्क करते हुए लाता ला के लेके आना पड़ेगा, मतलब वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एजेंट को, इलेक्ट्रिक फोर्स तो उन पर अट्रैक्टिव लग रहा है, एंड इफ यू वांट देम टू मूव विद जीरो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो एक्सटर्नल एजेंट को उन पर बाहर की तरफ फोर्स लगाते आना पड़ेगा, और वो लगातार अंदर की तरफ आ रहे हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट तो अंदर की तरफ होगा। तो ये एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने में नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, मतलब जैसे
कोई पेट है तुम्हारा, ठीक है, और उस पेट को तुमने गले में पट्टा बांधा हुआ है और वो पेट तो आगे भागा जा रहा है, ठीक है, और तुम भी उसके पीछे जा रहे हो, लेकिन तुम क्या चाहते हो, भैया धीरे चल, है ना, धीरे, उसको आप सुबह वॉक कराने जा रहे हो, उसको बॉडी वॉडी कराने जा रहे हो, तो क्या है, वो पकड़ के जाना पड़ता है उसके गर्दन से, है ना, वो तो आगे भागा जा रहा है, तो आप उस पर क्या कर रहे हो, नेगेटिव वर्क कर रहे हो। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, वो एक्सटर्नल ये चार्ज तो नेगेटिव चार्ज की तरफ भागा जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, जीरो रहे। तो इस एक्सटर्नल एजेंट को इसको पीछे फोर्स लगा के लाना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी को बार बार रोकना पड़ेगा बढ़ने से। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा, और एक्सटर्नल फोर्स ने नेगेटिव वर्क कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम। ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की फाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव की भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव की नेगेटिव होगी पोटेंशियल, है ना। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जीरो से कम, जीरो से कम मतलब इन्फिनिटी से कम, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा मतलब इन्फिनिटी से ज्यादा। अब देखो कैसा, मान लो हमसे कहा जाए कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है और इसको हमने फिक्स ही करके रखा, इसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, और हमने एक m मास और प्लस क्यू चार्ज के पार्टिकल को इसकी तरफ u स्पीड से फेंका, ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्लस क्यू फ्रॉम कैपिटल Q is d, then find the speed of Q when it was at very large separation from capital। तो इस सवाल को कैसे कर सकते हैं बेटे, देखो ये जो स्मॉल क्यू है इस पे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रहा है, कैपिटल क्यू पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, लेकिन क्योंकि इस कैपिटल क्यू का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो उस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क तो जीरो है। यानी कि इस ओवरऑल सिस्टम पर अगर हम देखें तो ऑन क्यू प्लस क्यू एज ए सिस्टम ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज वर्क, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वर्क कर रहा। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी मस्ट रिमेन कंस्टेंट। तो क्या लिख दें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is equal to final potential energy plus final kinetic। What is initial potential energy? Initial potential energy is zero। What is initial kinetic energy? Half mu square। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में कैपिटल क्यू की हमेशा जीरो ही रहेगी, तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर की हो जाएगी, इक्वल टू
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो गई, फाइनल मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब क्या होता है, देखो जैसे जैसे ये पास आता जा रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है सिस्टम की, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, तो स्पीड कम होती जाएगी, एक समय पर स्पीड 0 हो जाएगी। उसके बाद कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल तो कर ही रहा है, तो स्मॉल क्यू वापस दूर भाग जाएगा। तो एक पर्टिकुलर मिनिमम सेपरेशन तक आने के बाद ये वापस दूर इसको भागना ही भागना है। तो वो जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उस समय पर जो इनके बीच का सेपरेशन है उसको कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इसमें दिया हुआ है डी है, तो डी पर पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी के क्यू क्यू बाई डी, और काइनेटिक एनर्जी तब हो जाएगी 0 एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है ना, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो मैंने इन्फिनिटी से क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच तक एनर्जी कंजर्व कर ली है। इनिशियल पॉइंट क्या लिया है मैंने, इनिशियल पॉइंट लिया है इन्फिनिटी, और फाइनल पोजीशन क्या ली है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ, अब यहां से u आ जाएगा अपने पास। अब तो बस ये क्वेश्चन में u की वैल्यू पता, √2 k/q/m/d, u की वैल्यू लिख सकते हैं √2 k/q/m। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। सर पर ये यू में तो डी का वैल्यू एकदम क्लोजेस्ट रहेगा ना, तो इसमें आपको लार्जेस्ट सेपरेशन का पूछा है, तो क्या करेंगे फिर? हाँ, तो ये जो u है, LHS में जो u लिखा हुआ है वो तो इन्फिनिटी वाली वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी है ना वो तो। इनिशियल किसको माना है अपन ने, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, मतलब कहाँ पे 0 थी, इन्फिनिटी पर 0 थी, समझा भाई? ये हाँ सर। इन्फिनिटी वाली है, ये जैसे जैसे पास आता जाएगा स्पीड इसका कम होता जाएगा, कम होते 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 क्या होगा, एक समय पर स्पीड 0 हो जाएगा, उसके बाद वापस दूर भाग जाएगा। मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, वो वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। हमसे पूछ रहे हैं ये वाली वेलोसिटी पता लगाओ, तो इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है 0 है, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस की भी काइनेटिक एनर्जी पता है 0 है ना? तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन किया है। समझ में आई बात कि नहीं आई भाई? आगे चलें भाई इसमें। यस सर। यस सर। देखो मान लो, अब इस वाले सवाल में तो क्या था, एक पार्टिकल चल रहा था दूसरा रुका हुआ था, है ना? अब क्या करें, हम दोनों को चला, मान लो एक चार्ज है Q, उसका मास है 2m, और एक चार्ज है स्मॉल q, उसका मास है m, है ना? और मैंने क्या किया, when the separation between them was very large, this small q was given a velocity u. U is at infinite separation. और उस समय पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, दोनों फ्री टू मूव, है ना? ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम, ऐसा हमें and they are isolated from every other body in the universe. तो अब हमें पता लगाना है, find the
minimum separation between the two charges. या closest distance of approach between them. हाँ बेटे, कैसे करेंगे इसे? देखो इसमें होगा क्या, जैसे ही ये स्मॉल क्यू इसके पास आने लगेगा, एक दूसरे पर ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस स्मॉल क्यू की जो वेलोसिटी है वो कम होना चालू हो जाएगी, और कैपिटल क्यू वेलोसिटी गेन करना स्टार्ट कर, कुछ v डैश वेलोसिटी उसकी हो जाती है, इसकी v हो जाती है, और v डैश बढ़ता जाएगा, v की वैल्यू कम होती जाएगी। देखो ऐसा था, q की वेलोसिटी 0 थी और इसकी वेलोसिटी शुरू में u थी, लेकिन अब ये बढ़ती जा रही है और इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो क्या एक समय पर ऐसा आएगा कि दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी? yes sir, होगी होगी, है ना? Yes, sir. क्योंकि जिसकी ज्यादा है पीछे वाले की उसकी कम होती जा रही है, आगे वाले की कम है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो ज्यादा वाले की कम होती जा रही है, कम वाले की बढ़ती जा रही है, तो एक समय पे दोनों की बराबर होगी ही सही। अच्छा ध्यान दो, लेकिन शुरू में कुछ देर तक तो स्मॉल क्यू की वेलोसिटी कैपिटल क्यू से ज्यादा रहेगी, क्योंकि शुरू में ज्यादा थी तो थोड़ी देर तो ज्यादा रहेगी। जब तक स्मॉल क्यू की वेलोसिटी कैपिटल क्यू से ज्यादा है, तब तक इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी, है ना? टिल velocity of q
small q is greater than capital Q, the separation between them will keep on decreasing. उनके बीच का सेपरेशन जो है ये कम होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सेपरेशन कम होता जाएगा फोर्स और बढ़ेगा। तो जिसकी ज्यादा है वेलोसिटी पीछे वाले की, उसकी और कम होगी, आगे वाले की और बढ़ेगी। तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जबकि इन दोनों की वेलोसिटी कैपिटल क्यू की बढ़ते बढ़ते और स्मॉल क्यू की कम होते होते दोनों की वेलोसिटी एक समय पर बराबर हो जाएगी। ठीक है, उस वेलोसिटी को आप कुछ बी डबल डैश ऐसा। अच्छा, अब क्या होगा, क्या अभी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्या? अभी भी रिपेल कर रहे हैं क्या एक दूसरे को? नहीं, हाँ भाई, अभी भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्या? Yes, sir. कर रहे हैं। इस पे फोर्स अभी भी पीछे लग रहा है, इस पे फोर्स अभी भी आगे लग रहा है। तो अब क्या होगा, स्मॉल क्यू की वेलोसिटी और कम होगी, होगी या नहीं? और कैपिटल क्यू की वेलोसिटी और बढ़ेगी। दोनों की बराबर हो गई थी, अब यहां से कैपिटल क्यू की वेलोसिटी स्मॉल क्यू से ज्यादा हो जाएगी। आफ्टर द मोमेंट described in above diagram, velocity of capital Q will become greater than velocity of small, and hence separation between them will increase. तो क्या हम बोल सकते हैं कि separation between small q and capital Q will be minimum, किस इंस्टेंट पे मिनिमम होगा? At an instant when both charges have equal velocities. ये जो सेपरेशन है यही मिनिमम सेपरेशन है। अब इस मिनिमम सेपरेशन को पता कैसे लगाएं? एक इक्वेशन तो हम यूज करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑन कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू सिस्टम। कहां से कहां तक? फ्रॉम इंफिनिटी टू आर मिनिमम। इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 थी, काइनेटिक एनर्जी एक, इसका मास m है, इधर वाले का 2m, तो m वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर थी और 2m वाले की तो काइनेटिक एनर्जी 0 हुई। जब r मिनिमम सेपरेशन हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? k क्यू क्यू बाई r मिनिमम। अब m वाले की काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m b डबल डैश का स्क्वायर और 2m वाले की हो गई हाफ 2m
और उसके भी लिए आएगा v डबल डैश का स्क्वायर, क्योंकि r मिनिमम पे दोनों की वेलोसिटीज बराबर होनी है। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन क्या बन गई, अगले पेज पे मैं लिख रहा हूँ, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू k q q बाई r मिनिमम प्लस हाफ 3m इंटू v डबल डैश का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन तो ऐसी आ गई बच्चों। अब देखो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक r मिनिमम है, एक v डबल डैश है। तो कैसे पता लगाएं? अगर तुम ध्यान दो तो f एक्सटर्नल ऑन कैपिटल Q प्लस स्मॉल q सिस्टम is 0. This implies linear momentum must also remain conserved. क्यों बच्चों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. लीनियर मोमेंटम भी सिस्टम का कंजर्व रहना चाहिए। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर। इनिशियल लीनियर मोमेंटम m का तो mu था और 2m वाला तो रेस्ट पे था। फाइनल किस इंस्टेंट को कह रहे हैं? जब मिनिमम सेपरेशन हो गया तो उस समय पर दोनों का mv डबल डैश और दूसरे वाले का 2mv डबल डैश। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? mu इज 3mv डबल डैश, यानी v डबल डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी? u बाई, तो हम क्या करें? सब्स्टिट्यूट v डबल डैश फ्रॉम 2 इन, यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आ जाएगा हाफ mu स्क्वायर, ये हाफ 3m v डबल डैश स्क्वायर वाली टर्म को LHS में ले जाता हूँ तो माइनस हाफ 3m v डबल डैश का स्क्वायर यानी u बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू k q q बाई r। तो क्या आ जाएगा भाई? हाफ 3m u स्क्वायर बाई 9, तो कितना हो जाएगा? हाफ mu स्क्वायर बाई 3, तो हाफ mu स्क्वायर कॉमन आया, 1 माइनस 1/3 बचेगा, तो 2/3 इक्वल टू k q q बाई r मिनिमम। ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो r मिनिमम की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? r मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी k q q डिवाइडेड बाई 3k q q बाई mu। ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लिया अभी सबने? नहीं सर, बाकी है। सर आप लास्ट पेज भी दिखा सकते हो क्या? हाँ हाँ, पहले ये वाला नोट कर लेने दो सबको। ये वाला सबका हो गया भाई? सर एक हो जाए तो बता देना। सर इसी टाइप का और एक सम कर सकते हैं क्या आप? हम्म। अच्छा देखो, एक बच्चा पूछ रहा है सर वो पॉइंट पर वेलोसिटी इक्वल कैसे हुए, ये समझाएं। देखो बेटे, भाई देखो इस पिछले पेज पे चलना पड़ेगा आपने को। यस सर। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि भाई आपके पास ये 2m मास है, ये m मास है ना? ये रुका हुआ है, ये u वेलोसिटी से जा रहा है। रुका हुआ है मतलब अभी वेलोसिटी 0 है, ऐसे पिछले क्वेश्चन की तरह पकड़ के नहीं रखा हुआ, फिक्स नहीं, ये इसकी तरफ जा रहा है।
जैसे आते जाते धीरे धीरे क्या होगा, इनके बीच में फोर्स आने लग जाए तो क्या होगा साहब, 2m m को रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगा है, m 2m को रिपेल करेगा यानी लेफ्ट में फोर्स लगाएगा, तो 2m के पास लेफ्ट में वेलोसिटी आना चालू हो जाए और m के पास जो ऑलरेडी लेफ्ट में वेलोसिटी थी अब वो कम होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो तुम ऐसे कल्पना कर सकते हो ना कि एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, आगे मतलब 2m वाले को आगे मान लेते हैं अपन और m वाले को पीछे, है ना। तो पीछे वाले की वेलोसिटी यदि ज्यादा है तो उनके बीच की दूरी कम हो रही होगी, है ना। और शुरू में तो कुछ देर तक तो क्या बोल सकता हूँ कि m की वेलोसिटी 2m से ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि 2m की 0 से बढ़ना चालू हुई है, m की 0 से कम होना चालू हुई, तो कुछ देर तो m की वेलोसिटी 2m से ज्यादा ही रहेगी। ज्यादा ही रहेगी तो अगर पीछे वाला ज्यादा वेलोसिटी जा रहा है, आगे वाला कम वेलोसिटी जा रहा है, तो उनके बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा, तो इनके बीच का भी सेपरेशन कम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सेपरेशन कम होता जा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जा रहा है, मतलब m की वेलोसिटी कम होती जा रही है, 2m की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वो 0 से बढ़ रही है, ये u से कम हो रही है। जब तक m की 2m से वेलोसिटी ज्यादा है तब तक तो इनके बीच का सेपरेशन कम होता जा रहा है ना। एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि u की कम होती जा रही है और 0 वाले की बढ़ती जा रही है, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। ठीक है, देखो ध्यान दो, इस समय तक, बिफोर दिस मोमेंट, एक पॉइंट और लिख सकते, बिफोर दिस मोमेंट, इस मोमेंट के पहले क्या स्थिति थी बेटे, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल q वाज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ कैपिटल Q, इसका मतलब सेपरेशन वाज डिक्रीजिंग। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. इस मोमेंट के पहले तक स्मॉल q की वेलोसिटी कैपिटल Q से ज्यादा थी, पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा थी, तो इनके बीच का सेपरेशन कम होता जा रहा था। इस मोमेंट के बाद क्या होगा, आगे वाले की वेलोसिटी पीछे वाले से अब ज्यादा होने लग जाएगी, तो अब ये दूर जाने लगे, तो पास आए और फिर वापस दूर जाने लगे। तो मिनिमम सेपरेशन क्या इसी समय है क्या, जब दोनों की वेलोसिटीज बराबर है। ये समझ में आया बेटे? कौन पूछ रहा था सर इसको समझाओ, तुमको समझ में आया भाई? ओके, और फिर उसके बाद हमने इक्वेशन कैसे लिखी, इक्वेशन तो पहली इक्वेशन अपन ने क्या लिखी, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैपिटल Q प्लस स्मॉल q पे, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट लिया इंफिनिटी, और फाइनल पॉइंट लिया आर मिनिमम। तो इंफिनिटी पर m के पास वेलोसिटी u थी, 2m के पास वेलोसिटी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल q, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आर मिनिमम वाले सेपरेशन पर, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल है, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल q, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल। ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी है ना। किसी एक पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम बराबर होना चाहिए किसी दूसरे पोजीशन के काइनेटिक और पोटेंशियल के सम। देखो, या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी। और सेकंड इक्वेशन तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की हमने लिखी, क्योंकि देखो ये सिस्टम में जो बस एक ही फोर्स तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी कौन सा है, जो कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू पे लगाया, जो स्मॉल क्यू ने कैपिटल क्यू पे लगाया। अब इन दोनों को यदि सिस्टम मान ले तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू
इस समय का लीनियर मोमेंटम ऐसा हमने कर दिया, उससे सॉल्व कर। अभी क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। सर हमने लीनियर और मोमेंटम का यूज करके वो क्यों फाइंड किया? हम लोग उसी फॉर्म में नहीं लिख सकते थे क्या? भाई देखो, अगर आपके पास जैसे सिर्फ यही इक्वेशन बनाते हैं, आप एनर्जी वाली इक्वेशन ही बनाते हैं। कौन सी? सिर्फ यही वाली इक्वेशन बनाते हैं, ये वाली। तो इस इक्वेशन में आपको आर मिनिमम पता करना है, वो पता नहीं है, और वी डबल डैश भी नहीं पता ना अपने को, जो इनकी इक्वल वेलोसिटी है उस समय पे, वो भी नहीं पता है। तो एक इक्वेशन, दो वेरिएबल, कैसे सॉल्व करें हम? देखो, और किस तरह के सवाल इसमें बनते हैं। और देखो, ये तो अपन ने दो पार्टिकल के सिस्टम की बात करी है ना। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम, जैसे मान लो 3 पार्टिकल्स का एक सिस्टम, Q1 Q2 Q3। इनके बीच की डिस्टेंसेस क्या हैं? R12 R23 R13। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को हम कैसे लिख देंगे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को लिख देंगे के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस के Q1 Q3 बाई R13। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को अपन पूरे सिस्टम की लिख सकते हैं। ये कैसे आई पोटेंशियल एनर्जी साहब इतनी? आप ऐसे देख सकते हो भाई, एक तरीका ये है कि इस सिस्टम में आप नंबर ऑफ पेयर्स आइडेंटिफाई कर लो। तो Q1 Q2 Q1 Q3 एंड Q2, है ना। इस तरह से पेयर आइडेंटिफाई करके आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। Q1 Q2 की आपस की इतनी, Q2 Q3 की इतनी, Q3 Q1 की इतनी, सबको लिख करके ऐड कर दें। अब इसमें क्वेश्चंस इस तरह के बनेंगे, देखो। मान लो हमसे कहा जाए कि एक जैसे पार्टिकल्स m मास 2 चार्ज और इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं। All the particles are released from rest simultaneously.
हम यहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? All the particles are from position shown. तो हमें पता लगाना है find their speeds when part 1 separation between them becomes 2a and part 2 separation becomes infinite. एक डाउट चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होती है? ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी स्केलर ही होती है। आंसर आया बेटे पहले पार्ट का। रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय कुछ लोगों का आया है। बिल्कुल सही। बाकी लोग भी करेंगे। अच्छा क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या लगता है कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा क्या यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों पार्टिकल की स्पीड बराबर ही आएंगी? यस सर। सिमेट्रिकल है भाई, सबका चार्ज मास बराबर है तो स्पीड बराबर ही आएंगी और हमेशा अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाएंगे तीनों पार्टिकल।
तो पहले पार्ट में आप ए से 2a तक एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, देखो कैसे करेंगे। हम लिख दें क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू 2a। तो जब ए सेपरेशन था इनके बीच का, तब काइनेटिक एनर्जी तो तीनों की 0 0 0 थी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 3 k/a प्लस k/a प्लस k²। और जब सेपरेशन 2a हो गया तो तीनों के पास स्पीड बराबर आई v, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 3 इंटू हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 3 k² अब एक ही जगह 2a लिख देते, तो ये 3 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो आएगा k² a माइनस k² 2a इक्वल टू कितना, हाफ mv², यानी कि k² 2a इक्वल टू हाफ mv²। b की वैल्यू आ जाएगी √ऑफ k²/m। अगला पार्ट करो भाई, अगले पार्ट का इस वाली, ये वाला पार्ट समझ में आया भाई सबको? यस सर। सर Yes, sir. फाइनल काइनेटिक एनर्जी तीनों का ऐड होएगा, ऐड ही होगा ना? हाँ बेटे, देखो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो उसको ऐसे ही ऐड करते हैं जैसे दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस हाफ mv²। उसमें हमको कोई डायरेक्शन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगले पार्ट का क्या आंसर आएगा बच्चों? सर बस √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब लोग करो, सब लोग आंसर बताओ इसका। बहुत आसान है, सबका आना चाहिए। हम्म, बिल्कुल ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे फ्रॉम ए टू। तो ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 + 0 + 0, पोटेंशियल एनर्जी 3 k² इंफिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी 0, इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया, b की क्या वैल्यू आ गई, √2 k² डिवाइडेड बाई m। देखो सर
हाँ बेटा बोलो। सर मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकल रहे थे हाँ तो उससे आंसर क्यों नहीं आया कि हम एक को टेस्ट चार्ज मान लें और दूसरे का दोनों का पोटेंशियल लिख के उससे मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, तो ऐसे ही तो किया, उसका भी आंसर ऐसे ही आएगा। सर भाई देखो, मतलब तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास तीन पार्टिकल हैं, Q1 Q2 Q3, है ना। अब आपको वो टेस्ट और सोर्स के कंसेप्ट से करना है। तो जैसे क्या किया, Q1 को टेस्ट चार्ज मान लिया अपन ने, ठीक है। तो Q1 का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई Q2 की वजह से पोटेंशियल और Q3 की वजह से पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा, KQ2 बाई R12, और Q3 की वजह से हो जाएगा KQ3 बाई R13, राइट। अब ये जो हमने एनर्जी लिखी है ना, इसमें क्या आ गया, इस एनर्जी में Q1 और Q2 के सिस्टम की एनर्जी आ गई, और Q1 और Q3 के सिस्टम की एनर्जी आ गई, राइट। अब इसमें हमको एक टर्म और ऐड करनी पड़ेगी, कौन सा, Q2 का चार्ज, अब उसकी वजह से किसका पोटेंशियल, देखो Q2 का चार्ज और Q1 का पोटेंशियल वाली टर्म तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब Q2 का चार्ज और Q3 का पोटेंशियल लिखना है, तो Q3 का पोटेंशियल लिख दिया KQ3 बाई R13। अब Q3 के लिए क्या लिखें, देखो Q3 की तो एनर्जी Q2 के साथ भी आ चुकी है और Q1 के साथ भी आ चुकी है, तो अब उसके लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा, है ना। एक पेयर की एक ही बार एनर्जी लिखते हैं ना, जैसे मान लो Q1 Q2 चार्ज का सिस्टम था, R डिस्टेंस पे थे, तो एक ही बार तो लिखते हो ना, या तो Q1 का चार्ज ले लेते हो और Q2 के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हो, या Q2 का चार्ज ले लेते हो और Q1 के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हो। ऐसे थोड़ी होता है कि दोनों को लिख के फिर ऐड कर देते हो, ऐड कर देते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं क्या एनर्जी, नहीं नो सर। ऐड नहीं करते, है ना। या तो एक लिखते हैं या दूसरा लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, Q1 Q2 का इंटरेक्शन एक बार आ गया, तो फिर जब Q2 का लिखने जाओगे तो उसको दोबारा नहीं लिखोगे तुम, समझ रहे हो बेटे। यस अब देखो, अब अभी मैं पुराना वाला सवाल ही लेता हूँ। तीन चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं, आइडेंटिकल हैं, बराबर चार्ज बराबर मास, इनके बीच का सेपरेशन ए, ठीक है। मान लो इन कॉर्नर्स के नाम दे देते हैं ए बी। तो हम क्या बोलते हैं, चार्ज एट पोजीशन ए at position A was kept fixed and B and C were released from rest. तो हमें पता करना है, find their speeds when they reach infinite. क्वेश्चन समझ गए भाई। एक को रोके रखा, बी और सी को छोड़ दिया एक साथ। हमें पता लगाना है कि जब वो इन्फिनिटी पहुंच जाएंगे तो क्या स्पीड आएगी।
कुछ लोगों के आंसर के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, नहीं 2 आ रहा है क्या कुछ लोगों के आंसर के डिनोमिनेटर? सही है, अभी तक जिसने भी आंसर दिया है सबका, बाकी लोग भी सॉल्व करोगे? एक्सपेक्टिंग मोर आंसर्स। गुड, देखो कैसे करें। एनर्जी कंजर्वेशन तो सिस्टम पे ही लगाएंगे आप, है ना? एनर्जी कंजर्वेशन विल बी अप्लाइड ऑन द सिस्टम। हाँ, बस जिसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं आ रहा, उसकी इनिशियल और फाइनल दोनों ही समय पे काइनेटिक एनर्जी को 0 रख देंगे, बस। और क्या? तो क्या होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 3kq² A, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ही हो जाएगी ना? और फाइनली काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 2 के पास आएगी, बराबर बराबर आएगी, तो 2 इंटू हाफ mv²। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? √3kq²/m। यस आए। अच्छा, इसी कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या किया? ए और बी को फिक्स रखा, ओनली सी वॉज रिलीज्ड। कीपिंग ए एंड बी फिक्स्ड, only C was released. Then find only C was released. ठीक है? And after a long time, keeping A fixed, B was also released. तो हमें पता करना है find final velocities of A and B. Velocities of B and दोनों की फाइनल वेलोसिटीज भी हमको पता। बेटे किसी ने डाउट पूछा है व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? पुराने सवाल के हिसाब से पूछ रहे हो तुम। तो ए की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा तो है, मतलब ए की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख दी, शायद उसमें आपत्ति है तुमको, है ना? तुम बोल रहे हो कि ए की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई? क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ भाई?
ए की पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? एक चार्ज अगर आइसोलेटेड रखा रहे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ भी नहीं रहेगी ना, जीरो ही तो रहेगी। एक अकेले चार्ज को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, उसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाओ आराम से, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना। तो जब बी और सी इन्फिनिटी पे पहुंच गए तो ए की एनर्जी तो जीरो हो गई। नो, दे विल नॉट एग्जर्ट ऑन, क्योंकि उनके बीच का भी तो सेपरेशन बहुत लार्ज होगा, बी और सी के बीच का सेपरेशन भी बहुत लार्ज। देखो कैसे करें। पहले पार्ट में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पे ही लगा रहे हैं, तो लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। अब ए और बी को हमने रोक के रखा हुआ है, सी को सिर्फ रिलीज कर रहा है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो खैर 3k² बाई ए है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सिस्टम की जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, देखो बी के जो सी के साथ इंटरेक्शन वाली एनर्जी थी वो जीरो हो जाएगी, ए के सी के साथ इंटरेक्शन वाली एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन ए और बी के बीच की इंटरेक्शन की जो एनर्जी है वो तो अभी भी बची हुई है, तो वो एनर्जी फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम में काउंट होगी k² बाई ए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ सी के पास जो वेलोसिटी आई है उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वही है, ए और बी तो रुके हुए हैं, तो ऐसा है। तो 2k² बाई ए इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये सी वाले चार्ज, तो वेलोसिटी ऑफ सी कितनी आ जाएगी, √4k² बाई एम। और अब हमने क्या किया, अब देखो सी इन्फिनिटी पे पहुंच गया आपने, ठीक है, बहुत दूर पहुंच गया, यूं चलता चलता यहाँ कहीं पहुंच गया सर, अब उसका मसला खत्म हो गया। अब क्या करें, अब ए और बी दो बचे हैं, तो अब क्या करें, अब सी चला गया, अब उसको भूल जाओ, अब ए और बी का सिस्टम। अब हम अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑन ए प्लस बी कर दें, तो क्या हो जाएगा, जब ए और बी साथ में हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी k² बाई ए, काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो। जब इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और बी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी बी स्क्वायर, तो वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2k² बाई एम, √2k² बाई।
ये बात समझ में आती है भाई सबको? सर वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिया बताओ ना। कौन सा वाला? समझा सर, मत बताओ। समझा? हाँ सर, 2 ही चार्ज है ना, तो एक ही बार लाइए। 2 ही बचे ना भाई। अब सी तो चला गया, सी का अब सिर्फ ए और बी के सिस्टम पे लगाया। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई सबको? तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। अच्छा, अगर मान लो 4 पार्टिकल का सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? स्क्वायर पे रखे हुए हैं। अच्छा, कितने पेयर्स बनेंगे? हाउ मेनी पेयर्स विल बी फॉर्म? 6। 6। 4C2 से पता कर सकते हैं। 4 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं, बिल्कुल सही बात है। 4C2 तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी कितना? 24/4। 6 पेयर्स। बस मैं छोड़ ही रहा हूँ 1 मिनट में। तो आपको 6 डिफरेंट टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। कितनी डिफरेंट टर्म्स लिखनी पड़ेंगी? 6। तो अब उन 6 में से जितने पेयर्स बन रहे हैं उतनी टर्म्स। 3 चार्जेस में 3C2 तो 3 टर्म्स। 4 टर्म्स में तो नीचे डिनोमिनेटर में डिस्टेंस ए आएगी, तो 4KQ² और 2 टर्म ऐसी बनेंगी जिनमें डिस्टेंस √2a आएगी, तो 2KQ² तो इस तरह से पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, ये है। फिर बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। फॉर हेक्सागन 6C2, यस। ठीक है बच्चों, बाकी अगली क्लास के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा? सेक्शन डी, सी एंड डी, ये दोनों सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, सी एंड, हाँ नोट्स में भेज रहा हूँ। सर कौन सा सेक्शन बोला? सी एंड डी। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के अब आप क्वेश्चन नंबर 14 तक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। ऐसे बाय सर, थैंक यू।